Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 12 for business organization and here we will discuss procedure for import and export trade. The topics to be covered are what is foreign trade, India's foreign trade performance, regulations governing foreign trade, export trade procedure and import trade procedure. Now first is what is foreign trade. The exchange of goods and services between people across national boundaries is called foreign trade or international trade. जब हम goods और services exchange करते हैं नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस, यानी कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ डील करती है तो उसे फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. फॉरेन ट्रेड कैन बी बायलेटरल और मल्टीलेटरल. बायलेटरल फॉरेन ट्रेड वो होता है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं या फिर दो नेशंस इन्वॉल्व होते हैं, और फॉरेन ट्रेड मल्टीलेटरल तब होता है जब अलग अलग कंट्रीज से लोग इन्वॉल्व होते हैं. व्हेन पीपल ऑफ एनी कंट्री बाय फ्रॉम एंड सेल टू पीपल ऑफ मोर देन वन कंट्री. जैसे एक कंट्री से हमने गुड्स खरीदे और दूसरी कंट्री में बेच दिए, सो यहाँ पे तीन कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी तो इसे मल्टीलेटरल फॉरेन ट्रेड कहते हैं. देन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. The main differences between home trade and foreign trade is that while home trade takes place within a country among people who are citizens of that country, the foreign trade takes place beyond the national boundaries of two or more countries. Basic difference जो होता है home trade और foreign trade में वो ये है कि home trade में जो भी trade होता है वो एक ही कंट्री के सिटीजन्स के बीच में होता है, लेकिन फॉरेन ट्रेड में दो अलग अलग कंट्रीज के सिटीजन्स के बीच में ट्रेड होता है. एंड बिसाइड्स दिस देयर आर अदर डिफरेंसेस टू, लाइक देयर इज लिटिल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बिटवीन पीपल विद इन अ कंट्री, बट इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड द रिस्ट्रिक्शंस आर न्यूमरस. अ फर्म रिक्वायर्स अ परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज बिफोर गुड्स आर टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड. होम ट्रेड अगर हम करें तो उसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेड के केस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है ट्रेड करने के लिए. देन इन डोमेस्टिक ट्रेड पेमेंट मेड बाय द बायर एंड रिसीव्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स इज इन द सेम यूनिट्स ऑफ मनी. अगर हम रुपीज में सामान खरीद रहे हैं तो उसको रुपीज में ही पेमेंट दी जाएगी. सेलर और बायर के बीच में जो भी पेमेंट रिसीव होती है वो सेम यूनिट में होती है. इन फॉरेन ट्रेड what the importer pays in his national currency has to be converted into foreign currency acceptable to the exporter. फॉरेन ट्रेड में ऐसा नहीं होता. जब भी एक इंपोर्टर जो पे कर रहा है वो अपनी नेशनल करेंसी में कर रहा है तो उसको कन्वर्ट करते हैं पहले फॉरेन करेंसी में जो कि एक्सपोर्टर को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. Payment can be made either in cash or by check on national bank in the case of home trade. Home trade के केस में हम कैश या चेक से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेड के केस में हमेशा बैंक के थ्रू ही पेमेंट्स होती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड ऑन्ट्रपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड होता है जब हम परचेजेस एक आर मेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, गुड्स आर सेड टू बी इम्पोर्टेड. जब हम किसी फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स लेके आते हैं या खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं. एक्सपोर्ट ट्रेड होता है जब हम गुड्स किसी बाहर की कंट्री को यानी कि फॉरेन कंट्री को बेच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. और ऑन्ट्रपोर्ट ट्रेड वो होता है कि गुड्स हमने एक कंट्री से इम्पोर्ट किए और उसको फिर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. दिस इज ऑन्ट्रपोर्ट ट्रेड. Many a times goods are imported from one country with the objective of exporting them to some other country or countries. This is known as entrepot trade. City-states like Singapore and Hong Kong are important entrepot trade centers. Now the importance of foreign trade. फॉरेन ट्रेड की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस होती हैं, जैसे कि स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन. फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज की जो भी स्पेशलिटी है उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और ये होता है फॉरेन ट्रेड की वजह से. डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरी कंट्री कैन प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच इट हैज द ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज एंड efficiency.
फॉर एग्जाम्पल इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज है जो वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कॉफी, टी, शुगर, टेक्सटाइल, और इसका एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में होता है। तो ये स्पेशलाइजेशन आती है फॉरेन ट्रेड की वजह से। देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक कंट्री में अगर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो उनकी फुल यूटिलाइजेशन के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ऑफशोर ऑयल रिसोर्सेज हैं, तो इसके लिए वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में लगता है, टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट होती है इससे। देन which we do not have. So machinery and technology can be imported from the developed countries like USSR, USA, Japan, and this leads to best possible use of natural resources. Then it facilitates economic development. Rapid economic development को facilitate करते हैं और इसकी वजह से national income में भी बढ़ोतरी होती है. So it is one of the bases of imports of raw material and export of manufactured goods that countries like UK and Japan have achieved a high rate of economic growth. So raw material की import से और manufactured goods की export की वजह से ही UK और जापान का economic rate इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और इसी की वजह से foreign trade जो है वो economic development में help करता है. Then equalization of prices. International trade equalizes prices of goods throughout the world. सो प्राइस इक्वलाइजेशन में भी हेल्प करता है. जब भी प्राइस एक कमोडिटी के एक कंट्री में इंक्रीज होते हैं तो उसका इंक्रीज जो है वो फॉरेन ट्रेड में भी फर्क डालता है. एंड सिमिलरली व्हेनेवर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्लाइन द ट्रेंड मे बी काउंटरएक्टेड बाय एक्सपोर्टिंग द सेम. देन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज. इकोनॉमिक ट्रेड की वजह से और फॉरेन ट्रेड की वजह से कंट्रीज के बीच में भाईचारा भी बढ़ता है, हार्मनी फैलती है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है. फॉरेन ट्रेड जो है वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है एक कंट्री में. नाउ द प्रॉब्लम्स इन फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है, जैसे कि सूटेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द मार्केट. अब securing information about the suitability of products in the foreign market is a challenging task. अब हमें ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में ज़्यादा सूटेबल होगा, और इसके लिए हमें ठीक से जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है और स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. सो एक ये प्रॉब्लम होती है फॉरेन ट्रेड के साथ. देन चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन. कभी कभी सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है पहुंचते पहुंचते सामान को, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में ऐसा होता है कि गुड्स और सर्विसेज पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से डिमांड कभी कभी कम ज़्यादा हो जाती है और उस वजह से लॉसेज इनकर होते हैं. देन फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस. प्राइस जो होते हैं प्रोडक्ट के वो इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, और चेंजेस जो होते हैं वो एक्सचेंज रेट की वजह से भी हो सकते हैं, जो भी करेंसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज अगर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, फ्रेट रेट्स अगर हाई हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं. देन क्रेडिट रिस्क. इंटरनेशनल मार्केट में जब हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो उसके साथ भी एक रिस्क जुड़ा होता है, कब पैसे आएंगे कब नहीं आएंगे कुछ पता नहीं चलता. देन चेंजेस इन एक्सचेंज रेट. एन एडिशनल रिस्क ऑफ फॉरेन ट्रेड इज द रिस्क ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, कि किस रेट पे हम पेमेंट दे रहे हैं, जैसे कि रुपी का जो प्राइस है डॉलर का फ्लक्चुएट होता है और उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है, जो एक्सचेंज रेट होता है वो सेटल नहीं हो पाता. देन रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स. हर कंट्री जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ताकि वो अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती हैं. देन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंपोर्टर एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर, कि इंपोर्टर जो है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, उसको हम अगर उधार पे दे रहे हैं अपना सामान तो वो उसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, तो ट्रस्ट की बात आती है यहाँ पे. और ऐसे ही जो एक्सपोर्टर है वो रिलायबल है कि नहीं, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक होगी या नहीं, यहाँ पे भी एक रिस्क फैक्टर होता है. देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्गो रिस्क. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर कोई मिसहैंडलिंग हो जाए या प्रोडक्ट कहीं पे बीच में गुड्स जो है वो खराब हो जाए तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं. देन टाइम गैप.
ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर रिसीव करने का जो बीच का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान ले जाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये टाइम डिले जो होता है इसकी वजह से भी डिमांड सप्लाई में चेंजेस आते हैं। देन पॉलिटिकल एंड लीगल प्रॉब्लम्स। अब पॉलिटिकल रिस्क भी अराइज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब चेंज होती है या फिर कार्गो अगर किसी एनिमी ने कैप्चर कर लिया तो उस वजह से भी रिस्क आ जाते हैं। सो कमर्शियल लॉज जो होते हैं वो भी ट्रेडिंग कंपनीज के कंट्रीज के बीच में अलग होते हैं और इस वजह से लीगल प्रॉब्लम्स इंपोज होती हैं। नेक्स्ट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड परफॉर्मेंस। Nearly 85% of exports before independence were made up of raw materials and semi-manufactured products like foodstuff, raw cotton, tea, spices, tobacco, rides and skins, and jute manufacturers. The import consisted of consumer goods and manufactured products. So इंडिपेंडेंस से पहले 85% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स थे वो रॉ मटेरियल को लेके होते थे, जैसे कि फूड स्टफ, टी, कॉटन, स्पाइसेस एटसेट्रा, और इंपोर्ट जो थे वो होते थे कंज्यूमर गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को लेके। जो आइटम्स एक्सपोर्ट होती थी वो थी जेम्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, मशीनरी एटसेट्रा। एंड ऑन द इंपोर्ट फ्रंट द मेजर आइटम्स आर पेट्रोलियम ऑयल, कैपिटल गुड्स, chemical elements etc., which are essential for country's economic development. The markets for India's export include USA, Japan, Germany, UK, Belgium and other developed, developing and least developed countries. Next is the regulations governing foreign trade. Now first of all, let us discuss some of the important steps required to be taken by businessmen to undertake export-import business. They should obtain the Reserve Bank code number, register with Export Promotion Council etc. and obtain the Import-Export code number. So, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना जरूरी है, जब भी कोई बिजनेसमैन एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर लेता है, अपना बिजनेस एक एक्वायर करता है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उसे रिजर्व बैंक का कोड नंबर लेना पड़ता है। And commercial exports can be undertaken by a firm in India only after it has the Reserve Bank code number. This is a requirement under the FERA, that is Foreign Exchange Regulation Act. जो Foreign Exchange Regulation Act है उसके अंदर ये प्रेरिक्विजिट है किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को हैंडल करने के लिए कि उन्हें एक रिजर्व बैंक कोड नंबर लेना पड़ता है। And for obtaining the code number, the firm has to apply to the divisional office of the Reserve Bank having jurisdiction over the area where the firm is located. इस कोड नंबर को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले फर्म एक डिविजनल ऑफिस को अप्लाई करती है रिजर्व बैंक के, जो कि उस एरिया के अंडर होता है, और वहां पे एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन होता है इस पर्पस के लिए, जो कि उन्हें एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ सबमिट करना पड़ता है, और साथ में एक रिपोर्ट देनी पड़ती है बैंक से कि उन्होंने एक करंट अकाउंट खोला है उस फर्म के नाम पे। फिर जो फर्म है सारी की सारी डिटेल्स फर्निश करती है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के बारे में, प्रोडक्ट्स क्या वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और उसके साथ उनका इनकम टैक्स अकाउंट नंबर की भी जरूरत पड़ती है। एंड इन केस द फर्म डज नॉट हैव एन इनकम टैक्स अकाउंट नंबर, इट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द सेम। अगर फर्म के पास इनकम टैक्स अकाउंट नंबर नहीं है तो उसकी भी जरूरत पड़ती है रिजर्व बैंक कोड नंबर के साथ। फिर रिजर्व बैंक जो है उनको 15 दिन में इंटीमेट करती है कि उन्हें इनकम टैक्स अकाउंट नंबर चाहिए होगा। सारी फॉर्मेलिटीज के कंप्लीट होने के बाद रिजर्व बैंक उन्हें एक कोड नंबर अलॉट करते हैं। नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एटसेट्रा। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है 1992 से 97 तक की, उसमें ये कंपलसरी है कि एक्सपोर्टर्स जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि EPC के साथ, या फिर कोई भी स्पेसिफाइड कमोडिटी बोर्ड्स के साथ, जैसे कि पैडा दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर MPEDA दैट इज मरीन प्रोडक्ट्स और मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और FIEO दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार एक्सपोर्टर ने इनके साथ रजिस्टर करवा लिया, फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के बाद उन्हें दोबारा से उसे रिन्यू करवाना होता है। नेक्स्ट इज obtain the import export code number। हर पर्सन जो भी इंपोर्टिंग गुड्स इंपोर्ट कर रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए, उनके पास एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए जो रीजनल ऑफिस से मिलता है, दैट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी।
कस्टम अथॉरिटी जो होती है वो क्लियरेंस तब तक अलाउ नहीं करती जब तक कि उनके पास ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर ना हो. सो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है और ये नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ द एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर. अब जनरल प्रोसीजर जो होता है एक्सपोर्ट करने का, उसके अंदर फॉलोइंग स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट इज रिसीव्स इंक्वायरी. सबसे पहले एक्सपोर्टर के पास इंक्वायरी आएगी जो भी उसको गुड्स वगैरह लेने हैं, ठीक है, इंपोर्टर से या फिर उसके एजेंट से. देन रिसीव्स एंड स्क्रूटिनाइजेस द ऑर्डर फ्रॉम इंपोर्टर. अब जो एक्सपोर्टर होगा वो इंपोर्टर से उस ऑर्डर को लेगा, उसकी कोटेशन को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए जब इंपोर्टर कोटेशन एक्सेप्ट करके ऑर्डर प्लेस करता है उसके बाद वो ऑर्डर जाता है इंपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर के पास, और फिर वहां से उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है. नेक्स्ट इज ऑब्टेन्स एन एक्सपोर्ट लाइसेंस. फिर डेवलपमेंट एंड regulation of foreign trade in India is governed by the Foreign Trade Act 1992. This act helps in facilitating imports into and augmenting exports from India. Goods subject to control cannot be exported without a valid export license. So एक export license बहुत important होता है क्योंकि कुछ goods होते हैं जो कि जिन पे कंट्रोल होता है या फिर उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और ये परमिशन आती है एक्सपोर्ट लाइसेंस के थ्रू. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर्स और प्रोक्योर्स गुड. अगर उसके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है और उसने ऑर्डर ले लिया है, रिसीव कर लिया है, तो उसके बाद जो एक्सपोर्टर है अब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं. फुलफिल एक्सचेंज रेगुलेशंस. जो भी पेमेंट वगैरह होगी उसकी एक्सचेंज रेगुलेशन को फुलफिल करेंगे. एक शिपिंग स्पेस बुक करेंगे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ, जैसे जहाँ पे उन्हें गुड्स ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो एक शिपिंग स्पेस उसके लिए बुक करवाना पड़ता है. नेक्स्ट गेट्स एक्साइज क्लियरेंस एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन. प्री शिपमेंट से पहले जो भी इंस्पेक्शन होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, उसके लिए क्लियरेंस ली जाती है. उसके बाद आता है पैकिंग एंड मार्किंग. पैकिंग फॉर गुड्स इज अ हाईली स्पेसिफाइड जॉब, स्पेशलाइज्ड जॉब. It provides adequate protection for the goods. Packed goods must be in accordance with requirement of the buyer, shipping company and the customs authorities. So उसके बाद गुड्स को पैक किया जाता है. पैकिंग के साथ साथ गुड्स को जो भी पैक्ड होते हैं उनके ऊपर मार्क किया जाता है ताकि जो भी इंस्ट्रक्शंस है इंपोर्टर की उसके हिसाब से गुड्स की पैकिंग हो जाए और उन्हें समझ आ जाए कि जब वहां पे ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा गुड्स लेके तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि एक शिप के साथ या फिर शिप के थ्रू जा रहा है या फिर एयर के थ्रू जा रहा है, तो उन्हें पता चल जाए कि कौन से गुड्स हमारे हैं कौन से नहीं है. देन अपॉइंट्स क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स. क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं जो कि शिपिंग और कस्टम फॉर्मेलिटीज के को देखते हैं. एंड एक्चुअल लोडिंग ऑफ द गुड्स ऑन बोर्ड द शिप. जो भी एक्चुअल लोडिंग होती है गुड्स की और शिप पे बोर्ड करना गुड्स को, वो सारा क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स देखते हैं. फॉरवर्डिंग एजेंट्स वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो वैल्यूएबल सर्विसेज ऑफर करते हैं एक्सपोर्टर को और उनमें उसके लिए उनको एक रीजनेबल चार्जेस भी मिलते, पेमेंट्स मिलती हैं. एंड इन पर्टिकुलर दे परफॉर्म दी फंक्शंस लाइक नेगोशिएशन ऑफ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट, कस्टम फॉर्मेलिटीज, लोडिंग ऑफ गुड्स इन द शिप एंड सिक्योरिंग द बिल्स ऑफ लेडिंग. देन कस्टम्स फॉर्मेलिटीज. जो भी शिपिंग बिल होता है उससे रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो प्रिपेयर करते हैं. एक शिपिंग बिल प्रिपेयर होता है जो मेन डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टम अथॉरिटीज के लिए रिक्वायर्ड होता है ताकि वो परमिशन दे दे एक्सपोर्ट की. शिपिंग बिल जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती है प्रोडक्ट को लेके, जैसे एक्सपोर्टर का नाम, उसका एड्रेस, उसके गुड्स के डिस्क्रिप्शन जैसे कि मार्क्स, नंबर्स, क्वांटिटी, वैल्यू एक्सेट्रा. देन आता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड ECGC कवर. अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कभी खराब हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, फायर लग सकती है, तो उसकी वजह से उनको लॉस होता है और इसीलिए गुड्स को इंश्योर करवाना जरूरी है. सो नेक्स्ट स्टेप होता है गुड्स को इंश्योर करवाना. नेक्स्ट इज दी प्लेसेस दी गुड्स ऑन बोर्ड दी शिप. अब इंश्योरेंस के बाद आता है उसको शिप पे गुड्स को प्लेस किया जाता है. देन ऑब्टेन बिल्स ऑफ लेडिंग. A bill of lading is a document by which the shipping company acknowledges the receipt of goods on board the ship. तो बिल ऑफ लीडिंग होता है जो शिपिंग कंपनी एक्नॉलेज करती है जब उन्हें, मतलब एज अ रिसीट वो लेती है जब गुड्स उनके पास जाते हैं शिपिंग कंपनी के पास. एंड इट contains the terms and condition on which goods are to be delivered,
to the port of destination. बिल ऑफ लेडिंग में सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन होती है कि उन्हें कहाँ पे डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है और किस किस टाइप के गुड्स हैं. एक तरह से वो एविडेंस की तरह होती है सारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को लेके. देन कलेक्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्पैचेस शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर. उसके बाद नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे कलेक्ट करके इंपोर्टर को एडवाइस किया जाता है कि वो उसको डिस्पैच करे, मतलब शिपमेंट को ले लें. उसके बाद सिक्योर्स पेमेंट, फिर पेमेंट सिक्योर होती है. देयर आर अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूज फ्रॉम द इंपोर्टर. अब इसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं जिससे हम पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं. बेसिकली दो मेन मेथड्स हैं. एक तो है डॉक्यूमेंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हैं हम इंपोर्टर के नाम पे, जिसमें एक एक्सपोर्टर जो है उसको प्रॉमिस मिल जाता है कि उसको इस पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट मिल जाएगी. और दूसरा मेथड होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट. एक सेफर और क्विकर मेथड होता है पेमेंट ऑब्टेन करने का, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसके थ्रू इंपोर्टर एक तरह से बैंक अरेंज करता है जो कि एक ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट देता है इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर. और लास्ट स्टेप हमारा होता है क्लेम्स ऑफ द इंसेंटिव्स. जो भी बाकी के ड्यूटी ड्रॉबैक्स होते हैं या एक्साइज रिबेट होता है उन सब के लिए क्लेम दिया जाता है एक्सपोर्टर को. सो दिस वाज द एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर. नेक्स्ट इज द इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर. इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर में होता है जैसे कि जब हम इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से कहीं गुड्स अगर इंडिया में आए तो उस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आती है ट्रेड इंक्वायरी. ट्रेड इंक्वायरी हमने प्लेस करवाई, उसके बाद एक हमें इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट ये परमिट कर सके कि हम पर्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स इंडिया में मंगवा सकते हैं. नेक्स्ट ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज. उसके बाद एक फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ेगा. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द यूज ऑफ एक्सचेंज. देन प्लेसेस द ऑर्डर और इंडेंट. इसके बाद एक इंडेंट प्लेस किया जाता है. इंडेंट के अंदर पूरी डिटेल्स होती हैं गुड्स के रिगार्डिंग और सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं प्राइस, शिपमेंट, डिलीवरी को लेके. इंडेंट जो है वो ओपन, क्लोज या फिर कंफर्मेटरी हो सकते हैं. जब सिलेक्शन ऑफ गुड्स या फिर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी एजेंट के डिस्क्रिप्शन तक छोड़ी होती है तो वो ओपन इंडेंट होता है. क्लोज इंडेंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे पर्टिकुलर्स होते हैं गुड्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को लेके, एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए अगर उसको लेके पूरी डिटेल्स हैं तो वो क्लोज इंडेंट होता है. और जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं एक कंफर्मेशन को लेके जो इंपोर्टर का एजेंट देता है तो उसको हम कंफर्मेटरी इंडेंट कहते हैं.